क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पे हमने देखा था कि जब हम ये पढ़ रहे थे फीचर्स, संविधान के फीचर्स पढ़ रहे थे, तब हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है, एकीकृत सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी कि एक के बाद एक हायरार्की बनी हुई है। सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आपका फिर हाई कोर्ट, उसके बाद आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट अधीनस्थ न्यायालय जो आते हैं वो। तो एक पूरा क्या है आपका चेन बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर में आएंगे आपके जितने भी स्टेट के हाई कोर्ट से वो, उसके बाद आएंगे आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, इसी के ऑपोजिट अमेरिका में क्या सिस्टम है, सेंट्रल में कोर्ट अलग है और स्टेट के लिए कोर्ट अलग है। ठीक है, ये अमेरिकी मॉडल है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम को अपनाया है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली। और ये जो प्रोविज़न है कोर्ट का, ये हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये सोर्स है। ठीक है, इसमें प्रोविज़न था कि एक फेडरल कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, इसी को फिर बाद में हमने क्या अडॉप्ट किया कि इसी से इंस्पायर होके हमने कहा कि हमारे देश में भी एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जो कॉमन है ना, सबके लिए हो और वो सबसे ऊपर हो। ठीक है, तो इसी की दशा में सबसे पहले अपने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 28 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ एस्टैब्लिश हुआ 28 जनवरी 1950। देखो अमेरिका में अलग कैसे हुए कि सेंटर अलग और स्टेट अलग। हमने पढ़ा था कि अमेरिका के अंदर जो मॉडल चलता है वो क्या है कि एक सेपरेट सिस्टम चलता है, सेंटर के अपने अलग रूल है, स्टेट के अपने अलग रूल है। हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कोई भी स्टेट जब चाहे तब वो सेंटर से सेपरेट हो सकता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे स्टेट जो है वो
अपनी एक अलग शक्तियाँ रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था शुरुआत में कि सभी स्टेट ने मिलके अमेरिका को बनाया था, और उसी के ऑपोजिट इंडिया में क्या है, पहले हमारी कंट्री फर्स्ट है, उसके बाद हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से स्टेट को बनाया या किसी स्टेट को शामिल किया या किसी स्टेट को अलग थलग किया। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, डुअल सिस्टम है, द्विशासन। वहाँ पे जो सारे ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, वहाँ पे क्या है कि इन तीनों के बीच में क्या है, एक सेपरेशन है, अलग है, अलग अलग रूप से काम करेंगे। और हमारे यहाँ पे क्या है, कॉपरेशन है। हम कॉपरेट करते हुए तीनों अंग एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं, सहयोग करते हुए काम करते हैं। कार्यपालिका हुई आपकी, विधायिका हुई, या चाहे आपकी न्यायपालिका हुई। हाँ, ऐसे अलग है लेकिन बिल्कुल ही अलग नहीं है, कोई ना कोई एक कड़ी है जो एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ती है। मतलब बिल्कुल ही आप आज़ाद नहीं हो, आप अपने स्पेस में ऑटोनॉमस हो, लेकिन आप एक दूसरे से, आपका कनेक्शन है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड प्रणाली है कि एक के बाद एक है, एक दूसरे से कनेक्ट है। यानी कि इसके ऑर्डर्स को ये भी मानेगा, ये भी मानेगा, और इनके ऑर्डर्स को ये मानेंगे। ठीक है, एक चेन बनी हुई है। इनकी अपील को हाई कोर्ट सुनेगा, हाई कोर्ट की अपील को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अगर यहाँ पे कोई केस गलत हुआ है तो उसकी अपील आप यहाँ करोगे, यहाँ कोई केस गलत हुआ है तो फिर आप ऊपर करोगे। तो इस तरह से क्या, एक पूरा चेन चली हुई है, अलग कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है वो क्या है, इंटीग्रेटेड, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। ठीक, हाँ, हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा। फिर हाई कोर्ट क्या करेगा, अपील के थ्रू भेजेगा। अगर कोई केस है तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि जुडिशरी के पास में कितने तरह के शक्तियाँ हैं। तो अपील करने का अधिकार भी है। अगर निचली अदालतें वो नहीं कर पाती तो वो क्या, उनको लगता है कि इस केस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को पास भेजना चाहिए, तो फिर वो उस केस को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। देखो, वो केस पे डिपेंड करेगा ना। अगर वो मामला फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है तो हमने पढ़ा था कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो बिना किसी की अपील के थ्रू, है ना। लेकिन अगर मामला सिविल केस का है, रेवेन्यू मैटर का है, तो क्या होगा, हायरार्की चलेगी, आप सीधा नहीं जा सकते। जैसे आपके लीगल राइट का हनन हुआ है तो आप लीगल राइट के लिए सबसे पहले कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, है ना। तो ये वो केस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो किसी के मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो आप जा सकते हो, सीधा जा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पैसों का मामला है, कोई रेवेन्यू संबंधी अगर आपका केस है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, यहीं की कोर्ट में जाओगे ना, है ना। तो ये अब कि क्या हुआ, ठीक, मतलब 1935 में ये सुझाव दिया था, ठीक है, कि एक फेडरल कोर्ट होना चाहिए, और बना भी था लेकिन उसके पास शक्तियाँ कम थी। ठीक है, फिर अब लेकिन 1935 तक तो क्या था, भारत इंडिपेंडेंट नहीं था, भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद कंप्लीटली हमने क्या किया कि अब हमारे यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट होगा। वो जो कोर्ट था फेडरल कोर्ट, उसकी जो न्यायिक क्षेत्र है वो थोड़ा सा कम था, क्योंकि वो अंग्रेजों के अधीन था उस टाइम पे। ठीक है, ब्रिटिशर्स था जो उन्होंने अपने सहूलियत के हिसाब से बनाया था कि ये वाला एरिया भी इसके अंदर आएगा, इस वाले एरिया को भी करेंगे। लेकिन हाँ, एक सुझाव था कि एक इंडिया के लिए एक फेडरल कोर्ट होना चाहिए, लेकिन उनके पास में शक्तियाँ कम थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट था 50 में बना, उसका जुरिस्डिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा था। मतलब कि अब, क्योंकि अब हम क्या हुए, इंडिपेंडेंट हो गए। अब उसमें कम ज़्यादा किस आधार पर, कि उन्होंने क्लासिफिकेशन किए थे कि इन लोगों का केस जो है ये कोर्ट देख सकता है ना, ब्रिटिशर्स का केस नहीं देख सकता। इस तरह से उन्होंने अपनी सहूलत के हिसाब से कुछ चीज़ों को जोड़ा था, कुछ चीज़ों को हटाया था। लेकिन फाइनली हमने 1935 के प्रोविज़न को फॉलो करते हुए ये माना कि नहीं, हमारे यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, और जिसका दायरा जो है वो उस फेडरल कोर्ट से भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप लिखो कंपोजिशन। कंपोजिशन
स्ट्रक्चर, संरचना। संरचना। देखो, जब बना सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पे, तब शुरुआत में जो जज, देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आपका होगा चीफ जस्टिस और बाकी आपके होंगे अदर जजेस। ठीक है, एक होगा आपका मुख्य न्यायाधीश और बाकी क्या होंगे, जज होंगे। ठीक, तो ये जो शुरुआत में जो संख्या थी वो चीफ जस्टिस और अदर जजेस को मिलाकर कितनी थी, 8। ठीक है, ये ओरिजिनल जो था वो 8 नंबर्स थे। ठीक है, उसके बाद ये संख्या करी 10, उसके बाद 13, दस आपके करी है 1956, 13 आपके करी है 1960, फिर आपके 17। ये आपको याद रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी उसमें वो कुछ नहीं है, ये फैक्ट है, अपन पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को भी लिख लेते हैं। ओरिजिनली जब बना तब, ठीक है, उसके बाद ये चेंज किया। लिखो, आगे लिखो, 25, फिर करी 31, फिर करी आपके 34, 34 करी है आपके 2019 के अंदर, ये अभी आपका रिसेंट है। 34 यानी कि 33 इसके अंदर जजेस है और एक आपका चीफ जस्टिस है। ये 34 का मतलब ये कि 33 जजेस है और एक आपके क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये नंबर बढ़ाने का पावर, ये की कंपोजिशन को चेंज करने का अधिकार आपके किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट टाइम टू टाइम क्या करती है, इनके नंबर्स को बढ़ाती है ज़रूरत के हिसाब से, कि इतने की रिक्वायरमेंट है और इतना जो है वो जजेस की रिक्वायरमेंट है। अब ये रिक्वायरमेंट कैसे तय होती है, केसेस को लेकर, पेंडेंसी को लेकर कि कितने केसेस बाकी है, वर्कलोड को लेकर। तो अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर इशू आता है जुडिशरी के अंदर, वो क्या आता है आपके केसेस को लेकर। केस पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पेंडिंग है, कितने लाख, इतने लैक्स में आपके केसेस जो है वो अटके हुए हैं। तो वर्कलोड के हिसाब से ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप जजेस के नंबर क्यों नहीं बढ़ाते हो, कि 33 34 भी बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए। लेकिन अपनी अपनी प्रॉब्लम से जुडिशरी की भी एक रिक्वायरमेंट है, तो ये चेंज करने का पावर आपके किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली कितने नंबर होंगे ये नहीं बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट किसको दिया है, पार्लियामेंट को दिया है। तो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम क्या करता है, ये जो नंबर्स है कंपोजिशन के अंदर चेंज कर सकता है। हाँ, अब ये की अपॉइंटमेंट, सीजेआई नियुक्ति, सीजेआई को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक, और जो आपके अदर जजेस हैं उन्हें भी क्या करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है।
अब देखो सीजेआई का जो अपॉइंटमेंट है वो आपका प्रेसिडेंट करेगा, तो वो अपॉइंट करते वक्त किसकी सलाह लेगा? जो आपके सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हैं उनकी, या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उन सब की सलाह मशवरा करके फिर ये क्या करेगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। और अदर जजेस जो बाकी के अन्य न्यायाधीश है उन्हें भी क्या करेगा प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और बाकी के जो आपके जजेस हैं उन सब की सलाह लेके जो है वो आपका डिसाइड होगा कि कौन बनेगा। अब यहाँ पे आपका रोल आ जाता है कॉलेजियम सिस्टम का, इसको हिंदी में भी यही लिखेंगे। कि जो जजेस है इनकी नियुक्ति कैसे होती है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके 3 केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। तो फर्स्ट आपका केस है फर्स्ट जज केस। ठीक, इस केस में ये कहा गया कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है। तो वहाँ पे ये बोला गया कि जो सीजेआई है उनसे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परामर्श कर सकते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है तो ये कि भाई नियुक्त कर रहा है तो उनकी नियुक्ति के समय जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई है उनसे हम क्या करेंगे, एक डिस्कस कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं ना, एडवाइस हम ले सकते हैं। तो इस फर्स्ट जज केस में कहा गया कि एडवाइस लेने का मतलब, परामर्श लेने का मतलब ये नहीं है कि हमने सीजेआई से उनकी सहमति मांगी है, ठीक है। परामर्श का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, विचारों का आदान प्रदान, कि हमने आपसे सिर्फ राय मांगी है। ये बात आपके फर्स्ट जज केस में बोली गई, ठीक है। तो उस टाइम क्या है कि किसी को जज बनाना है ना, तो क्या करेंगे कि भाई उस समय के मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे क्या कर ली, हमने सलाह ले ली, अच्छा उन्होंने कह दिया कि हाँ ये ठीक है, नहीं ठीक है, फिर लगता है कि पार्लियामेंट को कि हाँ ठीक है इनको अपॉइंट कर लेना चाहिए, तो फिर प्रेसिडेंट को वो सुझाव दे देते हैं और प्रेसिडेंट क्या कर लेगा, उन्हें अपॉइंट कर लेगा। तो उस समय ये बात कही गई कि फर्स्ट जज केस में कि हम सीजेआई की सलाह को सहमति नहीं मानेंगे, कि उन्होंने कह दिया वो सहमति, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक परामर्श होगा, कंकरेंस नहीं होगा, सहमति बिल्कुल भी नहीं होगी। ये बात आपकी बोली गई फर्स्ट जज केस के अंदर। इसी तरह आपके अगला केस आया सेकंड जज केस। इस केस में आपके कहा गया कि ठीक है हम सलाह लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सलाह देंगे, लेकिन उनकी सलाह के साथ साथ 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज की एडवाइस भी जरूरी है, ठीक है। तो यहां से आ गया, और इस सिस्टम को ही अपन बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ अन्य जो न्यायाधीश है उनकी सलाह भी अब से क्या होगी, जरूरी होगी। तो ये जो पूरा इस बना, इसको हम कहेंगे कॉलेजियम सिस्टम, कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस की एडवाइस भी यहाँ पर क्या होगी, जरूरी होगी, तभी हम मानेंगे कि आपने जो सलाह दी है वो ठीक है या नहीं। ऐसा क्यों किया गया होगा, मोनार्की ना, भेदभाव को ख़त्म करने के लिए। हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो किसी पक्ष से रहित सलाह दे दे, आपको पक्षपात कर दे, जैसे उनके अगर कोई भाई भतीजा नेपोटिज्म को बढ़ावा दे दे, कोई फैमिली वाले हैं उनका नाम सजेस्ट कर दे, तो फिर बाकी लोगों के साथ तो गलत हो जाएगा ना। तो वहाँ पे क्या किया कि नहीं, आपकी सलाह के साथ साथ बाकी के जो 2 जज हैं, सीनियर मोस्ट जज, जो भी उनकी सलाह सीनियोरिटी के बेसिस पे कि उनकी सलाह भी क्या है, ज़रूरी है। तो ये आपके आया सिस्टम। ये सिस्टम
ये एक्चुअली ये केस हुए थे, ठीक है। ये नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है किसने क्या, ये केस किस बारे में है कि जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, वो किस तरह से होगी, तो उसके उस मुद्दे के ऊपर ये केसेस हुए थे। तो फर्स्ट केस हुआ था, आपने अपने अभी देखा इससे पहले। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है ना। तो ये केस था कि इस केस में, हाँ, इस केस के अंदर जो फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आया वो, इससे पहले तक चुनाव अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सीजेआई ने आपको अनुमति सलाह दे दी और हो गया। दूसरे वाले में आपत्ति उठी होगी, तो इसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को थोड़ा सा और क्या किया, रिफाइंड किया, पॉलिश किया, उसके अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया कि नहीं चलो अब से क्या करेंगे कि सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस की अप्रूवल भी जो है वो ज़रूरी होगी। तो इस सिस्टम को अपन बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, जजों के नियुक्ति की प्रणाली कि किस तरह से उनका चुनाव होगा, मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए, उस सिस्टम को कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। और ये पहली बार इस सिस्टम का कॉन्सेप्ट कब आया, सेकंड जज केस में। यह भी वापस इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूज़ में ये बहुत चल रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम कब आया। जब भी कोई मुद्दा न्यूज़ में आता है तो वो सिर्फ जो न्यूज़ किस बारे में वो इम्पोर्टेंट नहीं रहती, उसका बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे अभी कॉलेजियम सिस्टम, तो अभी क्या चल रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पास में साथ में आपके पीछे वाली गणित भी आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो आप उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है, आपके जजों की नियुक्ति की प्रणाली कि किस तरह से जजों का अपॉइंटमेंट किया जाता है जुडिशरी के अंदर, ठीक। ये आपके सेकंड केस था। थर्ड केस, थर्ड जज केस में क्या कहा कि नहीं, सीजेआई की सलाह प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो होने चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर ये कहा गया कि अगर कोई एक भी उस नाम से असहमत है, जैसे मान लिए जजेस की नियुक्ति हो रही है, तो इन सब ने मिलके क्या कोई एक नाम सुझाव रेकमेंड किया होगा, तो मान लीजिए इन चारों में से कोई एक भी असहमत है तो वो नाम आगे नहीं भेजा जा सकता। और ये नाम किसको भेजे जाते हैं, ये नाम किसको भेजे जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर। राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम मात्र का है ना, पार्लियामेंट को ये नाम क्या किए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर भी सबसे पहले ये नाम सुझाव होके जाते हैं आपके लॉ मिनिस्ट्री के पास, फिर वहाँ से वो नाम जाता है, जब अप्रूवल हो जाता है वो नाम जाएगा आपके प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर ये सब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को बोल देंगे कि ठीक है इस नाम को आप क्या कर दीजिए, जज जो है वो नियुक्त कर दीजिए। तो ये क्या हुआ आपका कि थर्ड जज केस में क्या बोला गया कि 2 नहीं 4 सीनियर मोस्ट जजेस की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। और उसके अंदर किसी भी रीजन से अगर कोई एक भी मना करता है, ठीक है, तो हम उस नाम को आगे नहीं भेजेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात इस केस में ये भी बोली गई कि देखो ये जो है सीजेआई प्लस 4, इसी को अपन कहते हैं कॉलेजियम, ठीक है। वही तो सबके मत जब एक होंगे वही नाम क्या होगा, उसी नाम को चुना जाएगा, ठीक। एक बात तो ये कही गई, जजेस को लेकर बात कही गई। एक और बात भी इस केस में कही गई कि ये जो व्यक्ति है सीजेआई प्लस 4, सीजेआई अभी मौजूदा सीजेआई और 4 जो है वो आपके जजेस, यानी कि 5 मेंबर का ये ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप को अपन बोलते हैं कॉलेजियम, ठीक है। तो इसी ग्रुप में से अगला जो सीजेआई होगा वो भी आपका इसी ग्रुप में से बनेगा। ये है जो कॉलेजियम होता है, 5 मेंबर का 5 ही मेंबर है। अभी का सीजेआई तो ये है, मान लो अगला कौन बनेगा तो वो डिसाइड भी आपके इन 4 के अंदर से ही बनेगा। ये भी बात आपके थर्ड जज केस में बोली गई थी। 5 मेंबर का कॉलेजियम है, ठीक है। एक काम तो इनका क्या है, जजों की नियुक्ति करवाना, ठीक है। दूसरा ये भी इसमें कॉन्सेप्ट निकल कर आया था कि कॉलेजियम के अंदर जितने मेंबर होते हैं, यानी कि कितने मेंबर हैं, सीजेआई के अलावा 4 और मेंबर हैं,
तो देश का अगला जो सीजेआई होगा, भावी सीजेआई, वो भी इन 4 के अंदर से ही बनेगा, है ना। अभी अभी जैसे जो बने हैं आपके डीवाई चंद्रचूड़, और अभी कौन मौजूदा कौन है आपके, यूयू ललित। तो यूयू ललित, ठीक है, प्लस 4 मेंबर, ये कॉलेजियम है। तो इस 4 में से आपके जो डीवाई चंद्रचूड़ है वो इसमें से एक मेंबर हैं अभी, और उन्हीं को अगला हमने क्या बनाया, सीजेआई बनाया। हाँ ठीक है, हाँ, लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगा, फिर वो अप्रूव कर देते हैं कि हाँ ठीक है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, आपका प्राइम मिनिस्टर के पास, है ना। मंत्रालय मतलब क्या, पार्लियामेंट ही तो हुआ, ठीक है। और फिर फाइनली सब लोगों ने जब ओके कर दिया तो वो नाम किसके पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। हाँ हाँ। तो कॉलेजियम में क्या कि जो कॉलेजियम का काम क्या करना होता है, अपॉइंटमेंट, सलाह देना कि कौन हमारा अब अगला जो है वो जज बनेगा, ठीक है। तो इसी के अंदर से आपके अगले जो सीजेआई होते हैं उनका नाम भी इन्हीं कॉलेजियम के अंदर से ही डिक्लेयर किया जाता है ना। तो अब सीजेआई का नाम, ये तो हुआ आपके कि जजेस की नियुक्ति कैसे होगी, ठीक, कि ये कॉलेजियम के जो मेंबर है ये डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा, वो नाम आगे भेजेंगे पार्लियामेंट को, फिर प्रेसिडेंट आपका जो है वो क्या करेगा, उनको अपॉइंट करेगा। ये आपका हुआ जजेस के का सिस्टम अपॉइंटमेंट का। हाँ हाँ, ये सब अलग थोड़ी है, पीएम पार्लियामेंट से अलग है क्या, नहीं नहीं ऐसे नहीं, है ना। तो अब की सीजेआई का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये तो है कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अब ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे, हमने बोला कि इसके अंदर जो मौजूदा मेंबर है उन्हीं में से कोई एक को बनाते हैं। तो क्या परंपरा है कि अभी जो मौजूदा सीजेआई होता है उसको पता है कि मेरा कार्यकाल अब ख़त्म होने वाला है, तो वो क्या करेगा, जाने वाला सीजेआई उन 4 में से किसी एक का नाम क्या कर देता है, वो डिक्लेयर कर देता है कि मेरे बाद अब जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो ये होगा, ठीक है। ये होता है नॉर्मल चुनाव अपॉइंटमेंट। लेकिन इसमें भी कई बार क्या होता है कि असहमति मान लो हो जाती है, तो उसमें सीजेआई के चुनाव के लिए भी कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो कॉलेजियम में उसके लिए भी क्या किया जाता है, डिस्कशन कर सकते हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए नहीं है, टाइम एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कभी ज़रूरत पड़ती है, होता है कभी कि सीजेआई के चुनाव के लिए भी असहमति है, मान लो 4 में से 2 मेंबर कुछ और बोल रहे हैं, 2 मेंबर कुछ और बोल रहे हैं, यानी कि क्या हुआ, सब सहमत नहीं है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है। अभी जैसे जो नाम रखा है डीवाई चंद्रचूड़ का, तो सीजेआई और बाकी के जो 3 मेंबर है वो सब इस नाम से क्या है, सहमत है कि हम सहमत है, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है। तो सीजेआई के चुनाव अपॉइंटमेंट के लिए भी और आपके जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए भी कॉलेजियम सिस्टम से क्या किया जाता है, रेफरेंस लिया जाता है। तो जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट का अपना अलग एक सिस्टम है। हमने पार्लियामेंट के अंदर क्या पढ़ा था कि हम इलेक्शन के ज़रिए मेंबर्स को चुनते हैं, लेकिन जुडिशरी अपने चुनाव जो अपने अपॉइंटमेंट जो है वो खुद करता है इस सिस्टम के ज़रिए, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम के ऊपर समय समय पर पार्लियामेंट सवाल खड़े करती आई है कि आप एक तरफ तो हम कहते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपका जुडिशरी, ये जो तीनों क्या है, हम एक संयोग से काम कर रहे हैं, लेकिन जब अपॉइंटमेंट की बात होती है आप तो सिर्फ नाम सुझाव करके भेज देते हो, और हमारा काम क्या होता है, सिर्फ उस पर मुहर लगाना। कॉलेजियम जो नाम सुझाव देता है, मान लीजिए एक बार किसी का नाम सुझाव दिया, हो सकता है हाउस उससे सहमत नहीं हो कि नहीं इसमें कुछ और पुनर्विचार की ज़रूरत है, तो वो फिर से वो नाम लौटा भी सकता है। फिर कॉलेजियम मान लो उसी नाम को फिर से वो रेफ़र कर दे, दूसरी बार जब वो सलाह वापस देता है तो उस समय वापस हाउस के लिए उस सलाह को मानना जो है वो बाध्यकारी हो जाता है। तो यानी कि क्या हुआ, पार्लियामेंट का इसके अंदर क्या है, कोई रोल ही नहीं है, सारा कंट्रोल, हाँ सारा कंट्रोल किसके पास है, आपका जुडिशरी के पास है। अब देखो हम कहते हैं कि हमारा जो जुडिशरी है वो सर्वोपरि है,
देश के संविधान का संरक्षक भी है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जुडिशरी में भी कुछ गलतियां कमियां नहीं होती होगी। कुछ न कुछ कमियां खामियां तो वहाँ भी होती होगी, वहाँ भी भेदभाव होते होंगे, वहाँ पे भी भाई भतीजावाद होता होगा। कोई बनी है, महिला बनी है सीजेआई अभी तक? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला अभी तक नहीं बनी है हमारे यहाँ पे, सोचो, अभी तक नहीं बनी है। अब बनेगी 2027 में जो है वो फर्स्ट हमें सीजेआई मिलेगी, है ना। हाँ, वो कॉलेजियम सिस्टम में है, और वो क्या उनके टेन्योर के हिसाब से तय हो जाता है कि इनका कार्यकाल तब खत्म हो रहा, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो। तो ये कहीं ना कहीं क्या बताता है कि जुडिशरी के अंदर भी कमियां है। तो जब कमियां होती है तो क्या होगा, हमने क्या डिसाइड, हमने पढ़ा है सब जगह कि अगर कोई एक बॉडी ज़्यादा पावरफुल हो रही है तो दूसरी का क्या काम होता है, उसको चेक एंड बैलेंस, उसको क्रॉस चेक करता है। तो कॉलेजियम सिस्टम पे आपत्ति उठाई थी पार्लियामेंट ने कई बार। तो उसी के चलते पार्लियामेंट ने सबसे पहले 2014 के अंदर 2014 में एक सिस्टम लाए, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये सिस्टम कौन लेके आया? आपके पार्लियामेंट लेकर आया, ठीक है। और कौन से संवैधानिक संशोधन से? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, क्या था इस सिस्टम के अंदर? देखो अभी तक कैसे हो रहे हैं आपके नियुक्ति? कॉलेजियम प्रणाली के थ्रू। ये जब कॉलेजियम बोला जाता है तो इसका मतलब है कि ये एक व्यवस्था है जिसके जरिए चुनाव हो रहा है। अब पार्लियामेंट कहता है कि नहीं, इसके जरिए चुनाव, इसके जरिए नियुक्ति नहीं होगी, नियुक्ति होगी इस सिस्टम के जरिए, है ना। अब ये सिस्टम क्या है? इस सिस्टम के अंदर ये है, देखो, एक तरफ आपका कॉलेजियम सिस्टम, एक तरफ आपका एनजेएससी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है कि जजों की जो नियुक्ति है उसके अंदर का जो कॉलेजियम है उसके मेंबर कौन है? सिर्फ और सिर्फ आपके जुडिशरी के मेंबर है, कोर्ट के ही सदस्य है। कोर्ट के सदस्य कौन होंगे? जज। वहां पे कोई भी सरकार का कोई भी व्यक्ति वहां पर उस सिस्टम, उस ग्रुप के अंदर नहीं बैठा हुआ है। और एनजेएससी के अंदर सरकार क्या कहती है कि जो अपॉइंटमेंट होता है उसके अंदर कोर्ट के व्यक्ति प्लस संसद के सदस्य, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव के लोग भी जो है वो उस ग्रुप के अंदर होंगे, ठीक है। यानी कि सीजेआई होगा, ठीक है, अदर जजेस होंगे, प्लस 2 ऐसे सदस्य होंगे जिनका नाम प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन पार्टी का लीडर, ये सब मिलके उस 2 व्यक्ति का नाम क्या करेंगे? सुझाव करेंगे। यानी कि एनजेएससी सिस्टम के अंदर सरकार कहती है कि जजों के नियुक्ति करने के लिए कोर्ट के साथ साथ सरकार के भी सदस्य उस ग्रुप के अंदर मौजूद रहेंगे, जिससे क्या होगा? सिस्टम में जजों की नियुक्ति की जो प्रणाली उसके अंदर क्या होगी? पारदर्शिता आएगी, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी कि जो चुनाव, जो नियुक्ति हो रही है वो क्या हो रही है? फेयर तरीके से हो रही है। अभी तक क्या हो रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम में क्या है? सिर्फ जज ही तो बैठे हैं, जज ही बैठे हैं, सिर्फ सीजेआई बैठा है, और कौन बैठे हैं? आपके 4 अदर जजेस। और इस सिस्टम में क्या है? आपके जजेस के साथ साथ आपके सरकार के द्वारा भेजे गए व्यक्ति भी जो है वो उसके अंदर बैठेंगे। हाँ, 2 सदस्य होंगे, और वो 2 सदस्य कौन होंगे ये तय कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन पार्टी के लीडर और बाकी एग्जीक्यूटिव के सदस्य, ये सब मिलके तय करेंगे कि ये 2 व्यक्ति हमारी तरफ से नियुक्ति के वक्त जो है वहाँ पे उस ग्रुप में मौजूद रहेंगे। 2 व्यक्ति में, ये 2 व्यक्ति नहीं, इन 2 व्यक्ति कौन होंगे ये तय करेगा ये वाली कमेटी। उस कमेटी के सदस्य कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन पार्टी के लीडर और बाकी आपके एग्जीक्यूटिव के सदस्य की
मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जजों का जो नियुक्ति होगा उसके अंदर सरकार की भी भागीदारी जो है वो आपके होनी चाहिए। ये दो सदस्य होते हैं हाँ, जो डिसाइड करेगा और कि बाकी जो और है, opposite हाँ party का leader, हाँ बस यही ना? हाँ, और बाकी जो है वो आपके कौन, जो सिस्टम, जो आपके कोर्ट के मेंबर हैं, सीजेआई और आपके अदर जजेस। ठीक, तो ये सिस्टम लाया गया था आपके कब, 2014 के अंदर। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये सिस्टम बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि ये सिस्टम बहुत ही गलत है, हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो एकदम क्या होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए, इसमें सरकार की कोई भी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 2015 के अंदर 99th अमेंडमेंट को क्या कर दिया, खारिज घोषित कर दिया कि नहीं, एनजेएससी जो है इस सिस्टम के ज़रिए क्या होगा, अपॉइंटमेंट नहीं होगा, अपॉइंटमेंट अभी भी कॉलेजियम सिस्टम से ही जारी रहेगा। तो अभी आपका जो है वो एनजेएससी सिस्टम अभी आपके नहीं है, अभी अपॉइंटमेंट आपका अभी भी आपके कॉलेजियम सिस्टम से ही होता है। एनजेएससी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, 99th अमेंडमेंट किससे संबंधित है ना, कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित है। यह आपके मेंस का भी टॉपिक है, ये बात आप मेंस में भी लिख सकते हो। ये है कि कॉलेजियम सिस्टम का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, इसका भी विरोध सुप्रीम कोर्ट ने कब किया, 2015? लेकिन समय समय पर सरकार आज भी एनजेएससी के पक्ष में है कि नहीं, एनजेएससी होना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है, सरकार कहती है कि सही नहीं है, इसमें भेदभाव होता है। वापस संशोधन हुआ 2015। सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, इस संशोधन के थ्रू क्या लाई थी सरकार, ये लाई थी ना, एनजेएससी लाई थी। संशोधन खारिज हो गया, हाँ, अब नहीं है, अब कोई संशोधन नहीं किया, अब तो ऑलरेडी ये मौजूद नहीं है, अब ये सिस्टम नहीं है। इस संशोधन के थ्रू सरकार क्या लाई थी, आपके एनजेएससी प्रणाली लाई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो अब क्या मतलब हुआ कि अब जो अपॉइंटमेंट है वो आपका अभी भी कॉलेजियम सिस्टम के ज़रिए ही होगा, और अभी भी वैसे ही हो रहा है। अभी फिर डीवाई चंद्रचूड़ के टाइम पे अभी फिर से कॉलेजियम सिस्टम फिर से विवाद में आ गया है, फिर से उसके ऊपर क्वेश्चन खड़े हुए हैं। अभी क्या न्यूज़ है, अभी की न्यूज़ ये है कि जनरली क्या होगा, थर्ड जज केस में हमने देखा था कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर कौन कौन होंगे, सीजेआई और 4 सदस्य होंगे, ये आपका कॉलेजियम सिस्टम कहता है। ठीक है, लेकिन अब जो डीवाई चंद्रचूड़ है वो उनके कॉलेजियम में कितने सदस्य होंगे, सीजेआई प्लस 5 सदस्य, यानी कि 5+1 का कॉलेजियम उनका होगा, यानी कि 6 मेंबर उनके कॉलेजियम में होंगे। अभी तक कितने होते हैं, 5, 4 आपके जजेस और 1 आपका सीजेआई। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ के टाइम पे अभी उन्होंने कहा है कि नहीं, 5 होंगे, 5 आपके जज होंगे और 1 वो खुद। ठीक, उन्होंने ये बात कही है कि वो जजों की नियुक्ति के लिए 18 सजेशन जो है वो देंगे सरकार को आगे चलकर, जब वो बनेंगे 9 तारीख को आएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कोर्ट के अंदर नियुक्ति बहुत बड़ा एक मुद्दा है, कि सरकार का मानना है कि अपॉइंटमेंट फेयर तरीके से नहीं होता है। ठीक है, और कोर्ट का ये मानना है कि भाई हम एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो हमारे अपॉइंटमेंट कैसे होंगे उसमें सरकार की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, तो एक टसल चलता रहता है। तो इन्होंने कहा है कि इस अपॉइंटमेंट को लेकर जो है वो 18 तरह के अलग अलग वो क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे। ठीक, और उनका कॉलेजियम जो है वो क्या होगा, 5 सदस्य का नहीं होके 6 मेंबर का होगा। ठीक है, अब सोचो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि 5 में से 2 ऐसे सदस्य हैं जिनका टाइम पीरियड अभी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पहले ही ख़त्म हो रहा है। एक जो सदस्य है उनका ख़त्म हो रहा है जनवरी के अंदर। ठीक है, और दूसरे जो सदस्य है उनका ख़त्म हो रहा है मई के अंदर। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लो 4 हमने रखे, 4 में से 2 तो चले जाएंगे, उसके बाद और भी उनका टेन्योर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। जब तक सीजेआई रहेंगे तब तक
इन 5 में से, इन 4 में से जो 2-3 है उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ठीक है। और जो परंपरा क्या कहती है कि इन 4 के अंदर से ही अगला जो आपका सीजेआई होगा वो भी डिक्लेयर होना है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें, इनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही 2 मेंबर का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आके जाके नंबर आता है जस्टिस खन्ना का, ठीक है, जस्टिस खन्ना का। और उन 4 में से एक यही ऐसे सदस्य हैं जिनका कार्यकाल जो है वो ये रहेंगे तब तक है और उसके बाद तक भी है। तो अगला जो सीजेआई होगा आपके अभी डीवाई चंद्रचूड़ के बाद में वो कौन है आपके जस्टिस खन्ना। तो अब क्योंकि हमने क्या बोला कि ये जो 2 सदस्य हैं इनका कार्यकाल अभी जनवरी और मई में ख़त्म हो रहा है, तो इनका नंबर जो है वो कब आएगा, ये जब जाएंगे उसके बाद हम उनको कॉलेजियम में लेंगे। तो डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि क्योंकि परंपरा के हिसाब से ये माना जाता है, ये होता आया है कि जो 4 आपके सदस्य हैं उनमें से ही अगला सीजेआई होगा, और क्योंकि इनको इनके बाद आना ही है तो क्यों ना इनको अभी ही हम कॉलेजियम में शामिल कर लेते हैं। तो इसलिए 4 सदस्य तो वो और एक्स्ट्रा जो है वो आपके अभी ये आ गए, तो इसलिए इनका जो कॉलेजियम है वो 5+1 का है, ठीक है। और ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये बात थर्ड जज केस में बोली गई है कि अगर रिक्वायरमेंट अगर ऐसा हो तो कॉलेजियम को जो है वो हम बढ़ा भी सकते हैं। तो इसलिए खास बात क्या है कि अभी का जो कॉलेजियम है वो आपका क्या है 5+1 का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो अगले जो आपके सीजेआई होंगे वो भी अभी से ही पता चल जाता है। ये पता कैसे चलता है, कार्यकाल को लेकर। अब जैसे ये 2 जज है, इनका कार्यकाल पहले ही खत्म हो रहा है, ठीक है, 4 में से 3 का पहले ही खत्म हो रहा है, एक यही रहते हैं जिनका कार्यकाल इनके बाद तक चला आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि जब क्योंकि अगले सीजेआई को कॉलेजियम में होना जरूरी भी है एक, और दूसरा इनको कभी न कभी कॉलेजियम में आना तो है ही, क्योंकि ये 2 क्या हो जाएंगे तब तक रिटायर हो जाएंगे। तो अब ये क्योंकि बाद में आए, क्यों ना हम इनको पहले ही शामिल कर ले, क्यों, क्योंकि जो अगला सीजेआई होगा वो आपके कॉलेजियम के अंदर से ही डिसाइड होगा। इसलिए हमने क्या किया कि इनको पहले ही इन्होंने अपने कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो इन्होंने मर्ज कर लिया, इसलिए इनकी कॉलेजियम में आपके 6 सदस्य हैं, ठीक। अब ये कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता है, एलिजिबिलिटी। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक उसने बतौर जज काम किया हो, ठीक। या फिर 10 साल तक उस व्यक्ति ने बतौर एडवोकेट के तौर पे काम किया हो, ठीक। या फिर वो राष्ट्रपति की नज़र में एक कानून की समझ रखने वाला व्यक्ति हो, उसे हम कहते हैं जूरिस्ट, है ना, न्यायविद। देखो, हाँ, जूरिस्ट हम किसको बोलेंगे, ये वो व्यक्ति होते हैं जो कभी भी कोर्ट में केस नहीं लड़ते हैं, ठीक है। ये ना लॉयर होते ना एडवोकेट होते, कुछ नहीं होते। ये क्या इनका क्या काम है, जो कानून की एक अच्छी खासी समझ रखते हो, या फिर वो कहीं कानून के प्रोफेसर हो, है ना, कहीं पर कानून संबंधित उन्होंने कभी पढ़ाया है, कभी उन्होंने कुछ काम किया है, जो मतलब अच्छी खासी एक समझ रखते हैं राष्ट्रपति की नज़र में कि हाँ इस व्यक्ति को जो क्या है एक अच्छा खासा कानून का ज्ञान है। तो इस व्यक्ति को भी, ऐसे व्यक्ति को भी, वो ऐसा व्यक्ति भी आपके सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य माना जाता है, ठीक। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, है ना, क्योंकि कॉलेजियम हमेशा एक्सपीरियंस को ही क्या करती है, वेटेज देती है। एक्सपीरियंस प्लस जो उस एज के अंदर है। आप जैसे क्यों चाहोगे कि बाहर से कोई भी व्यक्ति जस्ट बिकॉज कानून की समझ रखता है वो आके जज बन जाए। तो ये जो लोग हैं जो 5 साल 10 साल तक सर्व किए हैं, तो फिर इनका क्या काम रहेगा। तो हमेशा
ये क्योंकि योग्यता तो है, लेकिन कोलिजियम सिस्टम के अंदर जो बैठे लोग हैं वो इन्हीं लोगों को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। ऐसा हमारे संविधान में योग्यता दे रखी है, लेकिन क्या है कि वो ऐसा होता नहीं है। ठीक, ये हुई एलिजिबिलिटी। अब ये कि एज, कि कितना एज होना चाहिए मिनिमम उस व्यक्ति का, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज नहीं दी हुई है, एज नहीं दी हुई है। सबकी एज दी हुई है, आपके राज्यपाल के मेंबर की, लोकसभा के मेंबर की, राष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट की, सबकी दी हुई है। लेकिन जज बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए ये आपके संविधान में निर्धारित नहीं की हुई है। तो एज को लेकर यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है। ठीक, लेकिन वो व्यक्ति कितने साल तक सर्व कर सकता है वो ज़रूर बात कही हुई है। यानी कि कोई व्यक्ति बतौर जज 65 वर्ष तक, 65 वर्ष किसका, खुद की उम्र का, कि जैसे वो 65 वर्ष का हो गया तो उसको क्या होना होगा, रिटायर होना होगा। तो ये बात कही गई है। हाँ, नहीं नहीं, तो ये जो CJI जजेस ये जो रिटायर होते हैं, तो ये अपनी एज, जैसे उनकी एज हो जाती है वो क्या होंगे, हट जाएंगे। ठीक है, कि इनकी एज जो है वो, इनका कार्यकाल 65 वर्ष तक वो जो क्या है वो सर्व कर सकते हैं। ठीक, अब ये कि इन्हें रिमूव कैसे किया जा सकता है, कि मान लो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें अपने पद से हटाना है, तो कैसे हटाएंगे। ठीक है, हाँ, कि उन्हें पद से जो है वो क्या करना है, हटाना है। तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखोगे कि इन्हें पद से हटाने का जो आधार है वो सिर्फ क्या कहा गया है, मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, कैपेबिलिटी, है ना। अभद्र व्यवहार करते हैं प्लस वो क्या है, कैपेबल नहीं है। इनको डिफाइन नहीं किया गया है, ये सिर्फ ये दो शब्द कहे गए कि इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को जज के तौर से जो है वो कोर्ट से हटाया जा सकता है। हाँ, कोर्ट के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे डिग्निफाइड पर्सन होंगे। आप देखना, वो कोई भी बात कभी भी ऐसे ही नहीं बोलते हैं, कोर्ट के अंदर भी कोर्ट के बाहर भी कभी भी नहीं बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे, है ना, सारे जो आपके गृह मंत्री हैं वो सब बोल देंगे, लेकिन कोर्ट में बैठा हुआ व्यक्ति कभी भी नहीं बोलता है ऐसी कोई भी बात, क्योंकि ऐसी बातों को बोलना जो कोर्ट के खिलाफ हो तो उसको क्या कहेंगे कि आपने कोर्ट की अवमानना की है ना, आपने कोर्ट की क्या की, अवमानना की है। तो इसलिए ये दो आधार सफिशिएंट लगता है कॉन्स्टिट्यूशन को कि हाँ, इन दोनों के बेसिस पे ये दोनों बेसिस काफ़ी है एक पर्सन को जज से हटाने के लिए। अब उन्हें रिमूव कैसे किया जाएगा, तो एक एक्ट बना हुआ है। ठीक है, उस एक्ट का नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक, इस एक्ट के अंदर पूरा सिस्टम समझाया हुआ है कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में मान लीजिए किसी व्यक्ति, हाँ इसको ऐसे ही लिखो ना, ऐसे ही लिखो इसको, कि किस व्यक्ति को हटाना है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी हाउस जो है वो इसकी शुरुआत कर सकता है। ठीक, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी जज को हटाने की बात जो है वो शुरू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट है तो उनको हटाने का पहली बार प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में रखेंगे, नहीं, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा क्या हो गए, इक्वल हो गए पावर में। देखो मैं आपको बताती जा रही हूँ, जहाँ जहाँ भी लोकसभा राज्यसभा इक्वल है
यहाँ पे क्या हुआ, लोकसभा राज्यसभा क्या है, इक्वल है। ठीक, तो अगर सबसे पहले क्या रखा जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा कि इस व्यक्ति को इस आधार पर हमें हटाना है। ठीक है, तो अगर वो प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है तो उस प्रस्ताव को रखने के लिए 100 मेंबर की अप्रूवल, सहमति जरूरी है, ये लोकसभा में। अगर उस प्रस्ताव को राज्यसभा में पहले रखा जाता है तो वहां पर 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। ठीक, लोकसभा में इनिशिएट किया है तो 100 मेंबर्स का वहां पे क्या चाहिए, सहमति चाहिए प्रस्ताव रखने के लिए। प्रस्ताव रखने के लिए, प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं हुआ है, प्रस्ताव को पेश करने के लिए 100 मेंबर्स का क्या चाहिए, वहां पे सहमति चाहिए। अगर लोकसभा में रखा है तो, और अगर राज्यसभा में रखा है तो कितने, 50 सदस्यों की वहां पे क्या चाहिए, सहमति चाहिए। इसके बाद तीसरा स्टेज क्या होगा, प्रस्ताव रख दिया। देखो अभी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है ना, प्रस्ताव को सिर्फ पेश किया है, तो ये प्रस्ताव पेश हुआ तो जो लोकसभा, या देखो लोकसभा में रखा है तो लोकसभा का स्पीकर, और अगर राज्यसभा में रखा है तो राज्यसभा का चेयरमैन, कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन। अगर वो चाहे तो इस प्रस्ताव को वो क्या कर सकते हैं, उसको खारिज भी कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ये पावर उस रिस्पेक्टिव हाउस के अध्यक्ष के पास में होता है। अगर उनको लगता है कि ये जो प्रस्ताव रखने का जो आधार है वो उचित है तो वो उसको सहमति भी दे सकते हैं। उनको लगता है कि ये आधार अनुचित है ना, सिर्फ आपसी झगड़ों को लेकर किसी ने बोल दिया है कि हटाना है, होता है कई बार कि आपसी और ना ग्रजेस निकालने के लिए भी, या कुछ मतभेद हो गए हैं, किसी डिसीजन को लेकर हो गया है, पर्सनल अटैक्स करने के लिए किसी ने नाम सुझाव दिया है, ऐसा लगता है तो वो क्या कर सकते हैं, उसको डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। अदरवाइज वो क्या करेंगे, उसे अप्रूव, एक्सेप्ट। तो अब देखो अगर उन्होंने इनकार कर दिया है कि नहीं ये प्रस्ताव आपका गलत है तो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन अगर स्पीकर को लगता है कि नहीं ये आधार जो है वो उचित है और उन्होंने क्या कर लिया, उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब क्या होगा, स्पीकर जो है अगर लोकसभा में है तो लोकसभा वाले स्पीकर और राज्यसभा में है तो राज्यसभा का चेयरमैन, वो क्या करेंगे, एक कमेटी का गठन करेंगे, 3 सदस्यीय कमेटी। उस कमेटी में कौन कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई एक, दूसरा अगर उन्हें लगता है किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस वो, प्लस एक कानून की समझ रखने वाला कोई भी जानकार यानी कि जूरिस्ट। इन 3 सदस्यों की क्या बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन्हें लगता है कि नहीं ये होना चाहिए वो, प्लस कोई भी एक व्यक्ति जो कानून की अच्छी खासी क्या रखता है, समझ रखता है। ठीक है, ये 3 सदस्यों की क्या बनेगी, एक कमेटी बनेगी। ठीक, वो कमेटी वापस क्या करेगी, R&D करेगी कि ये जो नाम आया है क्या वो सही है या नहीं, उनकी सारी क्या देखेगा, उनका डिटेल्स देखेगी, उनका बैकग्राउंड चेक करेगा, है ना, पूरा एक अच्छा खासा रिसर्च करेंगे वो कि हाँ ये जो नाम सजेस्ट किया है वो सही है। अगर ये कमेटी ओके कर देता है तब क्या होगा, 5वें स्टेज में ये जो प्रपोजल है ये आपका हाउस के अंदर पारित करने के लिए रखा जाएगा सारे सदस्य के सामने। अगला स्टेज है, अगर ये कमेटी हाँ कर देती है तो वो हाउस के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, और संसद के अंदर ये जो प्रपोजल है, ये प्रस्ताव है,
ये आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी यानी प्रेजेंट मेंबर का 2/3 या फिर टोटल के 50% से ज़्यादा, जो भी मैक्सिमम होगा वो। तो ये जो प्रस्ताव है ये हाउस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी के साथ क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। ठीक, अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है फिर क्या होगा, फाइनली प्रेसिडेंट क्या कर देगा, उस व्यक्ति को क्या कर देगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा। ठीक है, अभी तक इस सिस्टम के जरिए किसी भी जज को जो है वो हटाया नहीं गया है। एक बार ऐसा हुआ था 1991 के अंदर, ये प्रस्ताव रखा गया था, हाउस के अंदर, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मत देने से ही क्या हो गए, वो पीछे हट गए। तो क्या हुआ, फाइनली ये प्रस्ताव पास हुआ ही नहीं। तो अगर फॉर्मल देखा जाए तो कोई भी जज इस सिस्टम के जरिए अभी तक नहीं हटाया गया है। कैसे हटे हैं, अपना अपना टेन्योर पूरा हुआ, सर्व किया, उसके बाद वो उन्होंने अपना पद जो है वो छोड़ा है। ठीक, ये जज को हटा देते हाँ, चीफ जस्टिस को हटाया नहीं था। टेन्योर पूरा हुआ। हाँ, बंद कर। अब देखो, हमने कहा कि हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, तो ये तो हुई हटाने की एक 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 प्रक्रिया। इसके अलावा और भी तरीके हैं जब वो जज जो है वो अपने पद से जा सकता है। क्या तरीका, पहला उसका कार्यकाल पूरा हो गया है तब, दूसरा उसने क्या कर दिया है, रिज़ाइन दे दिया है। रिज़ाइन किसको देगा, वो प्रेसिडेंट को देगा, है ना। पहला क्या है, उसका टेन्योर जो है वो आपका पूरा हो गया। दूसरा जो है वो क्या हो गया, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन किसको दिया, राष्ट्रपति को। और तीसरा जो है ये आपका क्या है, इसको बोलेंगे इम्पीचमेंट, महाभियोग, है ना, महाभियोग। पहले दो सिस्टम में तो क्या है, वो सलीके से जा रहे हैं। तीसरा वाला ये जो सिस्टम है उसमें हम क्या हो रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, उनको उन्हें अपने पद से हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। देखो, कार्यकाल खत्म होने पर भी या तो कार्यकाल खत्म हो गया तो वो अपना पद छोड़ेगा, ठीक है, या फिर उसने किसी रीजन से रिजाइन दे दिया है, हाँ, या फिर तीसरा उसको संसद के द्वारा हटाया गया है। ऐसा कभी भी हुआ नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है कभी भी, क्योंकि मैंने क्या कहा, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत, समझ रहे हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक है। वो कोई भी बात ऐसी कभी नहीं बोलेंगे। आप देखना, सुप्रीम कोर्ट के जब वर्डिक्ट आते हैं, उन जजेस की बातों को सुनना, वो इतने सुलझी हुई, इतने तरीके से, इतने सलीके से बात बोलेंगे। वो ध्यान रखते हैं, कोर्ट के अंदर भी कोर्ट के बाहर भी। वो गलती से भी ऐसी कोई भी बात ना तो बोलते हैं, ना ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से किस पर, सुप्रीम कोर्ट पर आंच आए। जो न्यायिक सिस्टम है, प्रणाली है, उसके ऊपर लोग सवाल खड़ा करें, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी जो है, थोड़े दिन पहले, एक दिवाली से पहले एक आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी सरकार को कि हमने धर्म के नाम पे हम कहाँ आ गए हैं। धर्म के नाम पे जो हेट है, नफरत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या हम इसलिए 21वीं सदी में आए हैं कि हम धर्म के नाम पर लड़ें आपस में? तो ऐसा नहीं कि वो सरकार को पक्षपात करता है या सरकार की बात मानेगा, नहीं, वो हमेशा निष्पक्ष राय देता है, लेकिन कहीं कहीं पर लूप होल है, वो बायस भी जो है वो हो जाता है। तो ये उन्हें रिमूव करने का, पद से हटने के तरीके, ठीक है। अब अपन देख लेंगे कि पावर्स, सुप्रीम कोर्ट के शक्तियाँ क्या क्या है।
इससे पहले एक छोटा सा फैक्ट और है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट, ठीक है, सीट कहाँ होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहा गया है कि जो सीट होगी वो कहाँ होगी, दिल्ली में होगी, ठीक है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि दिल्ली के अलावा भी कहीं और भी हमारी जो ब्रांच सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसको उस सीजेआई को राष्ट्रपति की क्या लेनी होगी, सलाह उस समय लेनी होगी कि राष्ट्रपति से सीजेआई जो है वो डिस्कस कर ही कि हाँ चलो दिल्ली के अलावा अब वो मान लीजिए वो कह रहे हैं कि भी मध्य प्रदेश में भी एक जो है वो बेंच होनी चाहिए, ये ऐसा सिस्टम है, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है ना, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा है लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, वेटेज वैल्यू जो डिग्निटी वो होल्ड करता है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी, ये ऐसा मानना है। लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविज़न कर रखा है कि दिल्ली के अलावा भी अगर सीजेआई चाहे तो राष्ट्रपति की सलाह से जो वो क्या है किसी अन्य जगह भी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच को स्थापित वो है वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं है दिल्ली ही। हाँ, हाई कोर्ट की तो होती है, ठीक। क्या अभी जो आने वाले हैं उसमें 5+1 6 सदस्य कॉलेजियम में हाँ बना हाँ है। हाँ तो वो जो है उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसलिए उसको कॉलेजियम में ले लो। हाँ, यानी कि जो अभी वाले जो आपके सीजेआई हैं वो जब तक उनका कार्यकाल रहेगा, उनके कार्यकाल के दौरान तब तक जो कुछ सदस्य हैं कॉलेजियम के उनका क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो अब कॉलेजियम खाली तो नहीं रहेगा ना, तो क्या होगा कि उसके बाद किसी और को आना ही है, अब किसी और को आना ही है तो वो किसी और वो कौन है, जस्टिस खन्ना है आपके, है ना। तो अब उनको क्या है कि अब जो बाकी के जो सदस्य हैं, 2 का तो अभी खत्म हो रहा है, बाकी के जो 2 है उनका भी अभी के जो सीजेआई हैं वो रहेंगे तब तक उनका भी टेन्योर आगे चलकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मानना है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा और अगले हमें किसी को बनाना है तो वो कॉलेजियम में आएंगे ही आएंगे, और वो कब आएंगे, जब बाद में आएंगे, तो क्यों ना बाद में की जगह हम उनको पहले ही ले लें। तो ये सिर्फ क्या है, टेन्योर की वजह से कि कुछ लोगों का जो कुछ जो जज है उनका टेन्योर जो क्या है वो बीच में ही ख़त्म हो रहा है, तो वो जो एक जगह है वो स्पेस आपका खाली न रहे, और अगला जो है वो भी पहले ही पता चल जाता है कि कौन है, आपके जस्टिस खन्ना बनेंगे। लेकिन जस्टिस खन्ना क्या अभी कॉलेजियम में नहीं आ रहे, क्योंकि अभी क्या है 4 सदस्य ऑलरेडी है, और जस्टिस खन्ना कब आ सकते हैं, जो वो मेंबर्स है वो रिटायर हो जाएंगे उस टाइम पे, तब तक। तो हमने क्या कहा है कि जब उनको बाद में आना ही है और वो क्या है अगले सीजीआई भी बनेंगे तो क्यों ना हम उनको पहले ही ले लेते हैं। तो इसलिए प्रेजेंट का जो कॉलेजियम है वो क्या है आपका 6 लोगों का है, 5+1 का है। अब अपन देख लेते हैं पावर्स, देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की कितने तरह की पावर्स जो है वो ये होल्ड करता है। पहले लिखो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार। ओरिजिनल अब ये जो जजेस हैं, सीजेआई हैं, इनकी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन, ये टाइम टू टाइम कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है। और इनको ये सब कहाँ से मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो हमने 3 तरह के फंड पढ़े थे, संचित निधि, वहाँ से जो क्या है इन सब का सैलरी पेमेंट जो है वो इन सब का वहाँ से होता है। मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, देखो पावर्स हम बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कितने तरह की पावर्स है, तो कई तरह की पावर्स है, ठीक है। अलग अलग पावर्स को हमने क्या अलग अलग नाम दिए हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है, ओरिजिनल, मूल क्षेत्राधिकार। मूल हमने क्यों बोला है, ओरिजिनल हमने क्यों बोला है कि ऐसे डिस्प्यूट, ऐसे विवाद जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जिनका निपटारा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, ऐसे विवादों को, ऐसे एरिया को, ऐसे क्षेत्राधिकार को हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन।
अब वो ऐसे कौन से एरिया होंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसको ही अधिकार है कि वो उनके ऊपर अपना फैसला दे। किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के पास में वो पावर आपका नहीं होगा। कौन कौन से ऐसे विवाद हो सकते हैं, जैसे कि किसी एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ कोई विवाद हो गया है तब, या फिर किसी एक राज्य का केंद्र सरकार के साथ कोई विवाद हो गया है तब, या फिर बहुत सारे राज्यों का केंद्र के साथ क्या हो गया है, विवाद हो गया है तब। इन तीनों ही परिस्थिति में क्या होगा, ये पावर आपके सुप्रीम कोर्ट के पास में है। ये वाले विवाद और मौलिक अधिकार और ये आपके कौन से अनुच्छेद के अंदर है, 131, 131। ये मूल क्षेत्राधिकार जो है ये आपके 131 के अंदर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार। इसमें लिखो, इस पैराग्राफ के अंदर लिख लो, ये सारे पॉइंट लिखे आपने तीनों। हाँ, इसके बाद लिखो उपरोक्त 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 संघीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय में उपरोक्त संघीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। विशेष का अभिप्राय है कि किसी अन्य न्यायालय को इन विवादों के निपटने का अधिकार नहीं है। किसी अन्य न्यायालय को विवाद के निपटाने में इस तरह की शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक, देखो ये वाले जो पावर्स हैं इसको हम ओरिजिनल प्लस एक्सक्लूसिव दोनों अधिकार बोलेंगे। अब ये क्यों बोला है और ये क्यों बोला है? ओरिजिनल इसलिए बोला है कि इसके अंदर जो विवाद होंगे वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जो है उसको डील कर सकता है। इसमें किसी की भी अपील की ज़रूरत जो है वो यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। और एक्सक्लूसिव हमने क्यों बोला है कि इस तरह के विवादों पर फैसला सुनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका है? आपके सुप्रीम कोर्ट का है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इसके ऊपर क्या करेगी? वो फैसला देगी। आप इतना ध्यान रखो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर के जो विवाद हैं उसके ऊपर फैसला सुनाने का, उस विवाद को निपटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास में है। ठीक है, उसके लिए हाँ उसके लिए उसे किसी भी हाई कोर्ट की अपील की आवश्यकता नहीं है। किसी की भी सलाह, किसी की भी अपील की ज़रूरत जो है वो नहीं है। एक्सक्लूसिवली ये अधिकार आपका किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्योंकि देखो ये विवाद ही देखो ना, राज्य राज्य के बीच है, कोई छोटे मोटे विवाद तो है नहीं। मतलब अगर ऐसे विवाद चाहें तो दो राज्यों को एक भी कर सकते हैं और एक राज्य को दो भी कर सकते, तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे कंट्री का फेडरल और यूनिटरी, संघीय ढांचा और एकात्मक ढांचा दोनों क्या हो सकते हैं? खतरे में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो इस तरह के विवादों को निपटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास ही जो है वो होना चाहिए। ठीक,
ये है आपके आर्टिकल 131 के अंदर। ठीक, अगला लिखो, अगला पावर रिट, रिट जारी करना, है ना। हमने पढ़ा है ये फंडामेंटल राइट के अंदर कि जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, संवैधानिक उपचार उपलब्ध करवाता है। और कैसे करवाता है, अलग अलग तरीके की वो रिट जारी करता है। हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशनरी और एक क्यू वारंटो, ये सारे जो है वो क्या करेगा, रिट जो है वो जारी करता है। तो रिट जारी करने का उसके पास में क्या है, ये अधिकार है। ठीक, किसके संदर्भ में, मौलिक अधिकार के हनन होने पर। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले जो हमने देखा उस तरह के विवाद को निपटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट के पास में। लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्या, मौलिक अधिकार के लिए रिट जारी करने का अधिकार आपके हाई कोर्ट के पास में भी है। ठीक है, तो ये जो अधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसे एंटरटेन करेगा, नहीं, ये अधिकार इस मामले में ये जो अधिकार है वो एक्सक्लूसिव नहीं है। ओरिजिनल तो यहाँ पर भी है। ओरिजिनल का मतलब क्या है कि सामने वाला व्यक्ति सीधा आपके पास आ सकता है बिना किसी अपील के। तो ये वाला जो अधिकार है वो आपके सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल तो है, लेकिन एक्सक्लूसिव जो आपका है वो नहीं है। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास में भी ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, उस पर डिसीजन जो है वो दे सकता है। और ओरिजिनल हमने क्यों बोला है, क्योंकि वो सीधा जो है वो जा सकता है विदाउट एनी अपील। अब यहाँ पे बार बार हम बोल रहे हैं कि अपील, अपील किसकी अपील, निचले अदालतों की अपील की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई केस आता है, ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो उस केस को देखता है, देख लिया, समझ लिया, सब कर लिया, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की राय, सुप्रीम कोर्ट की एक नज़र होना ज़रूरी है। तो वो क्या करता है, अपील करते हैं वो, है ना, कि आप इस केस को देखिए, हमने देखा है लेकिन फिर भी आप इस केस को एक बार स्टडी कीजिए। तो वो जो केस आता है ना, वो क्या आया कि वो सीधे नहीं आया, वो अपील के जरिए आया। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के अंदर क्या हुआ कि आपके अधिकार का अगर हनन हुआ है तो आपको किसी की अपील की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। तो ओरिजिनल शब्द का मतलब है कि बिना किसी अपील के आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी गुहार लेके जा सकते हो। और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके जो हाई कोर्ट है उनके पास में भी ये पावर है, हाई कोर्ट के पास में भी ये पावर है कि हाई कोर्ट जो भी है वो भी देख सकता है। अब ये कि रिट, सुप्रीम कोर्ट रिट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के हनन होने पर ही जारी करता है, पहला डिफरेंस। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो आपके मौलिक अधिकार का हनन होने पर भी प्लस आपके लीगल हक का, कानूनी अधिकार का हनन होने पर भी वो रिट जारी जो है वो कर सकता है। तो इस हिसाब से रिट जारी करने का जो आदेश है उसका एरिया, हाई कोर्ट का एरिया जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बड़ा है ना। यहाँ पे हमने क्या कहा कि सिर्फ जो आपके 6 मौलिक अधिकार है वो हनन अगर होता है तभी वो रिट जारी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, मौलिक अधिकार के साथ साथ अगर आपका कोई कानूनी अधिकार भी आपका उसका भी हनन हो रहा है तो उस आदेश में भी वो क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कि रिट जारी करने का अधिकार। दूसरा पावर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में रिट इशू करने का जो है वो अधिकार है। हाई कोर्ट के पास में रिट इशू करने का का अधिकार जो है वो आपके आर्टिकल 226 के अंदर है। ये अपन और देखेंगे एक बार, लेकिन यहाँ पे अभी आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव के बीच में, एक्सक्लूसिव यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, उसके अलावा कोई नहीं, और ओरिजिनल यानी बिना किसी अपील के डायरेक्ट आप आ सकते हो। ठीक, तो इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उसके अंदर क्या है, ओरिजिनल भी है और एक्सक्लूसिव भी है। वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में है, वो शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में है। हाई कोर्ट कभी भी 2 राज्यों का निपटारा नहीं देखेगा। ठीक, ये दूसरा पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। तीसरा पावर,
ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। यह आपका अधिकार है 132 अनुच्छेद के अंदर, आर्टिकल 132 के अंदर। देखो, अपीलीय क्षेत्राधिकार, नाम से कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कि अपील यानी कि कुछ ऐसे मामले जो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अपील के जरिए अपने क्षेत्राधिकार में जो है वो ले सकता है। कि ऐसे कुछ मामले हैं कि जिसे हाई कोर्ट देख रहा है, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट को लगता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है देखने की, तो वो क्या करेगा, अपील के ज़रिए क्या कर सकता है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है। तो वो वाले एरिया, ऐसे जो केसेस आएंगे, ऐसे जो मामले, उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपीलेट जुरिस्डिक्शन के दायरे में वो आएंगे। ठीक है, अब इसमें सभी तरह के केसेस हो सकते हैं आपके। क्रिमिनल केस हो सकता है कोई, ठीक है, सिविल केस हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर कोई संवैधानिक मुद्दा भी है जो हाई कोर्ट के पास चला तो गया लेकिन उसे लगता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट की इस पे ज़रूरी है, तो वो भी। यानी कि इसमें जो केसेस सुप्रीम कोर्ट जो लेगा वो क्या करेगा, अपील के ज़रिए लेगा। ठीक है, सारे तरह के केस हो सकते हैं आपके, सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर, जो भी है वो डायरेक्ट नहीं, वो क्या होंगे आपके सुप्रीम कोर्ट की अपील के ज़रिए, तो उन्हें हम कहेंगे एपीलेट जुरिस्डिक्शन। हाँ हाँ हाँ, हाई कोर्ट क्या लिए। अगला लिखो, सलाहकार क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, फोर्थ, सलाहकार जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। क्षेत्राधिकार, सलाहकार यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो वो ये आपके आ गया एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत आएगा। और ये आपका किसके अंदर है, आर्टिकल 143 के अंदर है। प्रेसिडेंट को सलाह करने का अधिकार भी जो क्या है आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ऐसे मामले आपके एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर तहत आपके आएंगे। ठीक, हमने जब प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के पास में ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से समय समय पर किसी भी मामले पर राय मांग सकता है, लेकिन उस राय को वो माने या न माने ये राष्ट्रपति की मर्जी है। ठीक है, अब इसी के इधर आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट की साइड आ जाओ, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या है, दो तरह के केसेस यहाँ पे होंगे। पहला केस, पहली कंडीशन कि अगर ऐसा कोई मामला है ना, जिसका संबंध संविधान बनने से पहले का है ना, कोई आपसी समझौता है, संधि है, अगर ऐसा कोई मामला है तो है ना, पूर्व कोई संधि है, ठीक है, संविधान बनने से पहले, ठीक है, या कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर है। ठीक है, पहला केस ये। दूसरा केस, इनके अलावा कोई भी अन्य मामले हैं। तो अब देखो, अगर इस तरह की पहली कंडीशन अगर मौजूद है तो ये देखो पढ़ते से ही लग रहा है कि कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना जो क्या है वो आवश्यक है। मतलब सलाह
प्रेसिडेंट आपकी सलाह माने या नहीं माने वो अलग बात है, लेकिन इस तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना ज़रूरी है, मजबूरी है, मैंडेटरी है, आपको सलाह देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर दूसरे वाले केसेस में है तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह नहीं भी दे सकता है। ठीक, सेकंड वाले केस में सुप्रीम कोर्ट की जो है वो बाइंडिंग नहीं है, सलाह वो क्या है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। किस केस में, इस तरह की परिस्थिति में, है ना। और अगर कोई इस तरह का कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, संवैधानिक मुद्दा है या ऐसी कोई संधि है संविधान बनने से पहले, तो इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर से अपनी सलाह जो है वो पेश करनी होगी, चाहे भले वो राष्ट्रपति आपकी सलाह माने या नहीं माने, लेकिन आपको आपका फ़र्ज जो है वो निभाना है। ठीक, हाँ, इसमें लिख लो फर्स्ट वाला पॉइंट, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं लिख लो। किसी पूर्व संवैधानिक संधि, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, पूर्व संवैधानिक संधि, कॉमा समझौते, एग्रीमेंट, आदि पर विवाद उठने पर। ठीक है, और सेकंड में क्या है, कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी मुद्दा है ना, सार्वजनिक महत्ता का मुद्दा कोई भी, तो उस केस में जो क्या है वो सलाह दे भी सकता है और सलाह नहीं भी दे सकता है। ठीक, ये हुआ आपका फोर्थ तरीके की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास। पांचवी शक्ति लिखो, अभिलेख का न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129। हाँ, इस पर सलाह देना उसको ज़रूरी है, चाहे राष्ट्रपति माने या न माने। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये किस तरह की शक्तियां है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी तरह की बहस होती है, जितने भी तरह के वर्डिक्ट होते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के पास में यह अधिकार है कि वो उन्हें संग्रह करके रख सकते हैं और समय पड़ने पर उन पुराने रिकॉर्ड को एज अ रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करके नया जजमेंट भी वो दे सकते हैं। यानी कि अपने ही सुनवाई को, अपने ही जो फैसले हैं उन्हें रिकॉर्ड करके रखने का अधिकार आपके सुप्रीम कोर्ट के पास में है, और उन पर किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके ऊपर जो क्या है वो क्वेश्चन जो है वो खड़े नहीं कर सकता है। ये जो रिकॉर्ड है वो एक तरह से वैलिड रिकॉर्ड है, मान्य है, इनकी मान्यता है। जिससे केशवानंद भारती में जो फाइनल जो फैसला आया उसको हमने क्या कर दिया, सेव करके रख दिया। अब मान लीजिए इसी तरह का मुद्दा भविष्य में अगर उठता है तो कोर्ट के पास में ये अधिकार है कि वो अपने पुराने फैसले को क्या करेगा, रेफरेंस जो है वो ले सकता है। वो सारे जो रिकॉर्ड है वो क्या है, आपके वैलिड है, उन पर कोई भी सुप्रीम हाई कोर्ट या कोई भी जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं खड़े कर सकता है। ये पावर आपका सुप्रीम कोर्ट के पास है 129 के अंदर। यानी कि अपने ही फैसलों को वो क्या है, एज अ प्रूफ, साक्ष्य के तौर पे वो क्या कर सकता है, रेफरेंस के तौर पे वो रख सकता है कि हम, मैंने ही अगर कोई बात अगर बोली है, ठीक है, तो मैं उसको क्या रिकॉर्ड करके रख सकती हूँ कि ये मेरी हमारे द्वारा कही हुई बात थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमने पास्ट में जो फैसला सुनाया वो गलत था, तो वो उसकी भी क्या करता है, समीक्षा कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल हाँ वो अलग है, मैं बता रही हूँ, आर्टिकल 13 के तहत हमने पढ़ा था कि जुडिशियल रिव्यू सिर्फ और सिर्फ सरकार के फैसलों का ही नहीं होता है। कोर्ट को अगर लगता है कि हमने ही कोई बात अगर गलत कही है पास्ट में,
तो वो अपने ही फैसलों को क्या कर सकता है, वो पुनर्वालोकन कर सकता है। और वो कैसे करेगा, इनके ज़रिए ही करेगा कि उन्होंने अपने ही फैसलों को क्या कर रख रखा है, सुरक्षित रख रखा है, सेफ करके रख लिया है, और उन रिकॉर्ड्स पे कोई भी जो है वो क्वेश्चन नहीं खड़े कर सकता। ठीक, अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी है कि जुडिशरी की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, कि अवमानना क्या होता है। ठीक है, तो दो तरह की अवमानना होगी, पहला सिविल और दूसरा जो है आपका सिविल और क्या, ये जो रिकॉर्ड क्षेत्र अधिकार है, हम्म, इसमें इसके आधार पर, इन रिकॉर्डों के आधार पर हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय फैसले सुना सकते हैं इन रिकॉर्डों के, हाँ हाँ, हम्म, लेकिन बाध्य नहीं। नहीं, उन्होंने जिस तरीके से फैसला, हाँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा कि अपने ही फैसलों को क्या है वो साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित रख सकता है। दूसरा पॉइंट आप लिखो कि इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार भी शामिल है। हाँ, इसी फिफ्थ के अंदर ही है दूसरा पॉइंट कि न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट को डिसओबे करने पर पनिश करने का भी राइट आपके कोर्ट के पास मौजूद है। अब हमने बोला कि अवमानना है ना, अवमानना किसे बोलेंगे, अवमानना किसे बोलेंगे, मतलब कि उनकी बात नहीं मानी, हाँ है ना, कि किसी भी तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का क्या कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। ठीक है, तो अवमाननाएं भी क्या है, दो तरह की हो सकती है, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, सिविल अवमानना किसे बोलेंगे, सिविल अवमानना किसे बोलेंगे कि अगर न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया है और आपने वो फैसला मानने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिविल डिसओबीडेंस है ना, सिविल डिसओबे आपने किया है, तो ये हुआ गया आपका कि सिविल अवमानना। ठीक, और क्रिमिनल अवमानना इसके अंदर क्या होगा कि आपने जानबूझकर, है ना, आपने जानबूझकर ऐसी कोई हरकत की है, जानबूझकर, जिससे कोर्ट की इमेज पर दाग लगे, स्कैंडलाइज करने का काम किया, ऐसा कोई स्कैंडल आपने कर दिया है, जानबूझकर आपने किया है, जिसके ऊपर कोर्ट की जो इमेज है या फिर कोर्ट के अंदर जो काम करने वाले व्यक्ति, जजेस है, उनकी इमेज या कोर्ट की इमेज को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, तो वो क्या होगा, क्रिमिनल डिसओबे हो गया आपका। ठीक है, तो दो तरह की अवमानना आपके इसके अंदर लिखी हुई है, लेकिन ये जो अवमाननाएं है ये आपके संविधान के अंदर नहीं है, संविधान के अंदर आपका मौजूद नहीं है, ये जुडिशरी एक एक्ट बना हुआ है 1971 का, उसके अंदर ये दो तरह की अवमानना को लेकर बात कही गई है। ठीक है, अब अवमानना ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति है, नागरिक ही करे, कई बार क्या होता है कि कोर्ट के अंदर बैठे हुए लोग भी ऐसी कोई बात बोल देते हैं, ऐसा कोई सवाल कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आप अपने ही सदस्य, आप अपने ही कोर्ट का क्या कर रहे हो, अनादर आप कर रहे हो। ठीक है, तो अवमाननाएं क्या है कि कोर्ट के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति भी कर सकता है और इवन आप भी कर सकते हो, दोनों ही परिस्थिति में कोर्ट के पास में ये अधिकार है कि रेस्पेक्टिव पर्सन को क्या है, वो सज़ा जो है वो दे सकता है। ठीक, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। सिविल में बताया ना आपको कि आपने जो कोर्ट का जो फैसला है उसको आपने मानने से क्या है, इनकार कर दिया। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर फाइन लगा है, ठीक है, और आपने वो फाइन देने से इनकार कर दिया, तो उससे क्या हुआ, कोर्ट की इमेज खराब नहीं हुई, लेकिन आपने क्या किया, कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। और यहाँ पे क्या है कि आपने जानबूझकर ऐसा कुछ किया है जिससे कोर्ट और जुडिशरी प्रणाली खतरे में आ गई, जानबूझकर आपने ऐसा कुछ किया है, तो उसे हम क्या क्रिमिनल, उसे हम एक क्राइम मानेंगे। यहाँ पे तो क्या है, जैसे आपने हमें बोला कि आपको यहाँ पर आना है, हमने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी,
लेकिन एक हमने जानबूझकर, आप जहाँ जा रहे हो हमने आपका एक्सीडेंट करवा दिया, आपको मरवा दिया, है ना, आपके जो प्रोफेशन है आपका पैसा लूट लिया, तो ये क्या हुआ कि आपकी डिग्निटी के ऊपर हमने अटैक किया है, जानबूझकर आपको खतरा जो है वो हमने नुकसान पहुंचाया जानबूझकर, तो वो हो जाएगा आपका क्रिमिनल अवमानना, हो जाएगी आपकी आपराधिक अवमानना। और ये दोनों ही तरह की अवमानना के बारे में संविधान के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक, जानबूझकर अगर आपने ऐसा कोई कृत्य किया है, ऐसा कोई काम किया है या ऐसी कोई बात कही है जिससे कोर्ट या कोर्ट की जो प्रणाली है उसके ऊपर, उसकी डिग्निटी के ऊपर अगर कोई आंच आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपराधिक अवमानना। जैसे कोर्ट ने कुछ करा ही नहीं है, आप बैठे बैठे ही आपको लगता है कि नहीं ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये क्या हो कि आप जानबूझकर पत्थर फेंक रहे हो। यहाँ पर तो चलो आपने कुछ गलती की है और हमने आपको ऑर्डर दिया है, तो आपने नहीं किया, तो ये हो गया कि आपने हमारे फैसले का क्या रखा, मान नहीं रखा, तो ये हो गया सिविल अवमानना। क्रिमिनल अवमानना जो है वो किसी भी तरीके से हो सकती है ना, या तो आपने ऐसा कोई काम किया है, ठीक है, जिससे कोर्ट या फिर कोर्ट की जो न्यायिक प्रणाली है वो आपकी खतरे में आ जाए, यानी ऐसा कोई काम किया है कि न्यायिक प्रणाली जो सिस्टम है वो अटक जाए। जैसे मान लो कोई केस की सुनवाई चल रही है, आपने जानबूझकर सामने वाले पार्टी के वकील को मरवा दिया, तो क्या हो गया, जो प्रोसेस है वो अटक गया। तो ये क्या हुआ कि आपने जानबूझकर स्कैंडलाइज करने की कोशिश करी है, सिस्टम को अटकाने की आपने प्रयास किया है, और आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इस तरह से न्यायिक सिस्टम को छेड़छाड़ करो। ऐसा कुछ भी अगर आप करते हो तो वो क्या होगा, आपका क्रिमिनल अवमानना के अंदर आएगा। ठीक है, और हाँ बिल्कुल, और इस आधार पे सिविल वाले में भी कर सकती है तो अवमान नहीं है ना, सिविल वाले में भी कर सकती है, लेकिन अंतर क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या है कि चलो हमने आपको कुछ बोला, आपने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन आपने हमें काउंटर अटैक करने की कोशिश नहीं करी। क्रिमिनल में क्या होता है, जैसे केस चल रहा होता है दो पार्टी का, तो क्या करते कई बार सामने वाले के वकील को मरवा देते, किडनैप करवा देते, तो उससे क्या हुआ, जो प्रोसेस है वो तो अटक गया ना, तो वो क्या हुआ कि क्रिमिनल अवमानना, जानबूझकर आपने ऐसा कोई काम किया है जिस पर सिस्टम के ऊपर या सिस्टम के लोगों के ऊपर आंच आए, है ना, जिसे कहते हैं ना जीवन और मरण वाली बात अगर आ जाए कि सिस्टम पे ही अगर सवाल खड़े हो गए कि अच्छा ये तो ऐसा है, वैसे सिस्टम तो खराब है, जैसे किसी ने कह दिया हाई कोर्ट को तो भंग कर देना चाहिए, हाई कोर्ट को तो बुलडोजर चलवा देना चाहिए, तो ऐसी बात भी अगर आप बोलते हो तो ये गलत बोली जाती है। और अगर कोई निकल पड़ा बुलडोजर लेके तुड़वाने के लिए, तो ये इसी में आएगा क्रिमिनल, कि आपने जानबूझकर ऐसा हाँ हाँ बिल्कुल, वही तो मैं आपको कह रही हूँ। ठीक, उस एक्ट का नाम लिख लो। ये जो अवमानना है ये आपके संविधान के अंदर नहीं है,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसके अंदर इन दो तरह की अवमानना की डेफिनेशन और इनकी बात कही हुई है। ये कानून ये इस कानून के अंदर ये बात कही गई है, ये संविधान के अंदर नहीं है। संवैधानिक नहीं है कानून। हाँ, ये कानून के अंदर, हाँ ये जो है ये, हाँ 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 बिल्कुल, ये संविधान के अंदर इस तरह की अवमानना की बात नहीं की गई है। संसद द्वारा कानून बनाया गया है और उस कानून के अंदर इन दो तरह की अवमानना की, इन दो तरह के कंटेम्प्ट की बात जो है वो कही गई है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा अभी इस साल के प्रीलिम्स में आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को जो क्या है वो डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया। ये कहाँ पर डिफाइन किया गया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो अब बताओ कौन कौन सी ऐसी बातें जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन नहीं है, वो कोर्ट ने अपने अलग अलग फैसलों में बताई है। ठीक है, एक हमने पढ़ा था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद, वो क्या होता है, वो परिभाषा भी आपके संविधान के अंदर जो है वो नहीं है। और ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखी हुई नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट को हटाने का जो हमने देखा था कि उन्हें कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का वो उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। अब इस संविधान का उल्लंघन क्या है, कैसे होगा, किस तरह के कृत्य को हम उल्लंघन मानेंगे, ये परिभाषित जो है वो नहीं किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो संविधान के अंदर जो है वो डायरेक्टली लिखी हुई नहीं है। उन्हें समय समय पर कानून के ज़रिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ज़रिए जो क्या है उन्हें हमने परिभाषित किया है। तो उनमें से एक ये भी है कि ये जो अवमानना है वो आपके संविधान में लिखी हुई नहीं है। अगला लिखो, अगली शक्ति 6, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू का राइट। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार। आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू को डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है। एक और बात, डायरेक्टली इसे नहीं लिखा गया है। तो क्या लिखा गया आर्टिकल 13 के अंदर कि अगर ऐसा कोई भी डिसीजन, ऐसा कोई भी कानून, ठीक है, जो संविधान के खिलाफ है या मौलिक अधिकार उनसे हनन होते हैं, तो उस आधार पर कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, उन फैसलों को नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर सकता है ना। तो बात वही है कि वो समीक्षा कर सकता है, लेकिन समीक्षा सीधे सीधे ये शब्द जो है वो आपका आर्टिकल 13 के अंदर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि रिव्यू, अब ये रिव्यू क्या कर सकता है, तो देखो ये रिव्यू जो है वो अपने खुद के फैसले को भी रिव्यू कर सकता है, अपने खुद के ही डिसीजन को। पास्ट में इसने अगर कोई डिसीजन दिया है, उसे लगता है कि इसमें और भी सुधार की आवश्यकता है, तो वो अपने ही फैसले को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, अपने खुद के फैसले को भी। खुद के फैसले हो गए, सरकार के फैसले हो गए, हाँ है ना, या फिर किसी हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी, सभी तरह के फैसलों पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो क्या है रिव्यू कर सकता है। ठीक है, हमने देखा था इमरजेंसी के टाइम पे कि 38वां संवैधानिक संशोधन के ज़रिए ये संसद ने बोला कि इमरजेंसी लगाने का आधार को चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन बाद में क्या किया, चेंज किया कि नहीं, राष्ट्रपति के शासन जो इमरजेंसी लगाने का आधार है उसे भी क्या है जुडिशरी क्या कर सकता है, उसे रिव्यू कर सकता है। यानी कि ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जिसे जुडिशरी जो है वो रिव्यू नहीं कर सकता, वो कर सकता है, उसके पास ये पूरा पूरा अधिकार है। ठीक, तो ये हो गए सुप्रीम कोर्ट के पावर्स। ठीक है, एक और बात, हमने देखा कि जजेस को जब हटाया जाता है, जजेस के खिलाफ जब इम्पीचमेंट लाया जाता है हाउस के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पे उन जजेस के जो काम है, जो कार्य है,
उनको हाउस के अंदर आप क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा उनके कार्य को डिस्कस कर सकते हो कहाँ, हाउस के अंदर, संसद के अंदर। लेकिन इसके अलावा कभी भी जज क्या फैसला दे रहा है, क्या बहस हो रही है, उस बात पर संसद को डिस्कस करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक सेपरेशन बताता है, एक दो बॉडी को एक दूसरे से अलग करता है। मतलब एक तो आप आलोचना नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई भी केस होता है तो उस पर काफ़ी सुनवाई चलती है, काफ़ी लंबे समय तक वो क्या चलता है, केसेस चलते हैं। आज आपने ये बोला, कल आपने ये बोला, तो आपके किसी भी काम को जो है वो उस पर टिप्पणी जो है वो संसद के अंदर नहीं कर सकते। ये क्या करता है, एक तरह से जुडिशरी को एक स्वतंत्रता दे रहे हैं हम कि आप आज़ाद हो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अधिकार क्षेत्र में आप क्या हो, आज़ाद हो। आपके काम पर संसद के अंदर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, एक्सेप्ट जब आपको हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है। जब आपको संसद के अंदर हटाया जा रहा है उस सिस्टम के ज़रिए 150 मेंबर के ज़रिए, तभी हम आपके कामों की क्या करेंगे, वहाँ पे टीका टिप्पणी करेंगे। लेकिन उसके अलावा हम कभी भी बैठकर कोर्ट के मेंबर की जो है काम पर हम जो सवाल नहीं खड़े करेंगे। ठीक, तो ये क्या बताता है कि कोर्ट की इंडिपेंडेंसी और उसकी फ्रीडम को शो करता है कि वो एक स्वतंत्र निकाय है, सेपरेट बॉडी है एक। ठीक है, ऐसे ऑटोनॉमस है लेकिन एकदम अलग नहीं है, समझ रहे हो। तो ये अब ये कि मैम ये तो सिर्फ मौलिक अधिकार का हनन हो तो ही करता है, कब न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार आर्टिकल 13 में है। तो इसमें ये किसी के भी द्वारा हुआ हो, हाँ हाँ हाईकोर्ट, सरकार, बिल्कुल ठीक, तो ये खारिज कर सकता है न्यायिक हाँ पुनर्वालोकन के बिल्कुल। आधार पर। हाँ, खारिज कैसे करेगा, जब आप उसको फिर से ना पढ़ोगे समझोगे तो वही होता है। पुनर्वालोकन का मतलब ये होता है कि आप फिर से क्या कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, क्रॉस चेक कर रहे हो उसी बात को, तो उसे हम कहेंगे पुनर्वालोकन। ठीक, एक और कि सीजेआई हमने बोला कि उनका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, जो मौजूदा सीजेआई जो हैं आपके, वो अब आने वाले सीजेआई का क्या करेंगे, नाम सुझाव करके जाएंगे। ठीक है, तो अब ये सुझाव कैसे होता है, सीजेआई का नियुक्ति कैसे होगी। तो सीजेआई की जो नियुक्ति है वो आपके सीनियोरिटी के आधार पे होगी, है ना। कौन किससे सीनियर है, सीनियर किस संदर्भ में, एज में नहीं, टेन्योर में, कौन पहले आया है, समझ रहे हो। सीनियर का मतलब ये नहीं कि उम्र में बड़े हैं, उनका कार्यकाल, आप पहले जज बने हो, आप बाद में जज बने हो, तो हम आपको पहले लेंगे, है ना। तो ये क्या है, आपके सीनियोरिटी के बेसिस पर सीजेआई की नियुक्ति के लिए, है ना। लेकिन ये जो परंपरा है ये 2 बार टूटी है। ठीक है, पहली बार 71 में क्या हुआ कि जो कम वरिष्ठ थे उनको क्या बना दिया, सीजेआई हमने बना दिया। ठीक है, दूसरी बार टूटी 1977 में। ठीक है, तो पहली बार जब ये टूटी तो किसको बनाया, एएन रॉय, और दूसरी बार जब तोड़ी तब बनाया एमयू बैग। यानी कि इन दोनों का टेन्योर बाद में शुरू हुआ और इन्हें सीनियोरिटी के कॉन्सेप्ट को हमने साइड में रख के इन व्यक्तियों को हमने क्या कर दिया, सीजेआई घोषित कर दिया। तो 2 बार ये जो सिस्टम है ये ब्रेक हुआ है। लेकिन उसके बाद में फिर से क्या हुआ, 3rd जज केस आया। ठीक है, तो उसमें फाइनली बोला कि नहीं, सीनियोरिटी के बेसिस पर ही जो क्या है और परंपरा के आधार पर सीजेआई का चुनाव वरीयता के आधार पर ही जो क्या है उनकी नियुक्ति होगी। ठीक, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजेस के अलावा कुछ और भी तरीके के पद होंगे जिन्हें जो क्या है टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करता है, अपॉइंट करता है। ठीक है, तो उसमें आप हेडिंग डालो
पहला लिखो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य न्यायाधीश के अलावा ज़रूरत पड़ने पर 3 तरह की कैटेगरी है। उनको क्या है, राष्ट्रपति या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुलाता है टेम्पररी पीरियड के लिए, तो वो 3 तरह की ऐसी क्या है कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी है कार्यकारी मुख्य अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग जज फर्स्ट। नहीं, कार्यकारी मुख्य तदर्थ अलग, अडॉक। ये कब बुलाया जाएगा, इन्हें प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, बुलाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही किसी जज के अंदर, जज में से। लेकिन ऐसा कब करेगा, जब मान लीजिए, इसमें लिखो आप एक बार, राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को, राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का, भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कब कर सकता है, पहली कंडीशन, या तो जो सीजेआई है वो क्या है आपका एब्सेंट है, ठीक है, या फिर क्या है, वो क्या है बीमार है, ठीक, या किसी भी अन्य रीजन से वो टेम्पररी पीरियड के लिए क्या है एब्सेंट है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो जजेस हैं उनमें से किसी एक को टेम्पररी पीरियड के लिए क्या है मुख्य न्यायाधीश जो है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है वो घोषित कर सकता है, ठीक। वो उस टाइम के लिए ही होगा जब तक जो आपका सीजेआई जो है वो एब्सेंट है, ठीक। हाँ, नहीं, वो ज़रूरी नहीं है कि कॉलेजियम में से ही हो, वो कॉलेजियम के अलावा जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, जैसे मान लीजिए 34 है, तो 34 में से एक तो सीजेआई होगा, जो बाकी के जो 33 मेंबर है उनमें से किसी को भी प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जो है वो उस टाइम के लिए सही रहेंगे, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, उन्हें अपॉइंट कर लेगा, ठीक। कब, जब टेम्पररी रूप से वो पोस्ट जो है वो आपकी खाली है। तो इस तरह के जो चीफ जस्टिस बोले जाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्टिंग जज बोलेंगे, ठीक है। दूसरा अडॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश, ये किस तरह के जज होंगे, जब लगता है कि कोर्ट के अंदर कोरम जो है वो आपका कंप्लीट नहीं है। हमने क्या बोला, 33 लोग जो 34 मेंबर जो हैं वो होने चाहिए। मान लीजिए किसी भी रीजन से जो है वो उतने मेंबर नहीं हो पा रहे हैं, है ना, कोई एब्सेंट है, कोई बीमार है, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो उस टाइम पे जो है सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो हाई कोर्ट के किसी भी जज को एज अ सुप्रीम कोर्ट का अडॉक जज जो है वो क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। हाई कोर्ट के अंदर अगर कोरम अनुपस्थित है किसी भी रीजन से, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोरम जो है वो पूरा नहीं है, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है, यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट नहीं आएगा, समझ रहे हो, ये यहाँ पे बात क्या हो रही है, कोरम की बात हो रही है। तो ये अधिकार, इतना अधिकार किसके पास है, आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो अपने फैसले ले सकता है। और यहाँ पे किसकी बात हुई थी, सीजेआई की बात हुई थी कि वो टेम्पररी रूप से जो क्या है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट का जो जज है उनको उठा के क्या वो ला सकता है कि आप जो है वो अलग है, वो थर्ड कैटेगरी में बता रही हूँ ना। हाई कोर्ट के किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट का जो जज है उसको वो क्या कर सकता है, बतौर अडॉक जज जो है वो अपॉइंट कर सकता है। और ऐसे में उस सीजेआई को, जिस भी स्टेट के हाई कोर्ट के जज को आप लेकर आ रहे हो, उसकी क्या लेनी होगी, एडवाइस लेनी होगी,
जैसे अगर राजस्थान हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई अडॉक जज बनाता है तो राजस्थान हाई कोर्ट की अनुमति वहाँ पर क्या होगी, नेसेसरी होगी। ठीक, ये किस स्थिति में होगा, कोरम की दशा में, कि कोरम जो है वो आपका इनकम्प्लीट है। जिस भी स्टेट के हाई कोर्ट के जज को आप लेकर आ रहे हो, बना रहे हो, तो उस हाई कोर्ट की अनुमति आवश्यक है। कोई भी जज हो, हाँ उसका हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश हाँ, उसकी सलाह जो है, उससे डिस्कशन जो है वो करना ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, हम उस हाई कोर्ट के जज को हमारे यहाँ का अडॉक जज बना रहे हैं टेम्पररी पीरियड के लिए। हाई कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश होता है, तो वही तो मैं बोल रही हूँ। संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेनी जरूरी हाँ, किस स्थिति में, जब कोरम जो है वो आपका इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये हुए आपके दूसरे तरह के जज। ये जो अपन पढ़ रहे हैं किन स्थितियों में, टेम्पररी रूप से अगर वैक्यूम है तब। दूसरे तो ऐसे जजों को हम क्या बोलेंगे, अडॉक जज। और जब वो ये जज बनते हैं तो वो बिल्कुल सेम सुप्रीम कोर्ट का जज जो वेतन भत्ते लेता है, जो सुविधा वो भोगता है, वो उसी तरह की सुविधा जो है वो भोगेगा। लेकिन हम उसे सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है, टेम्पररी पीरियड के लिए आ रहा है। अगर प्रेसिडेंट के हटने से वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काम करता है तो वो क्या प्रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, वो क्या कर रहा है, उस तौर पे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, सुविधा वो भोगेगा लेकिन उसको हम राष्ट्रपति नहीं कहेंगे, उसे उपराष्ट्रपति ही कहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर है, सुविधा तो भोगेगा लेकिन हम उसे सुप्रीम कोर्ट का जज घोषित नहीं कर सकते। ठीक, तीसरी, जज को हिंदी में भी एडॉक जज। थर्ड कैटेगरी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर जज। देखो, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई भी जज रिटायर हो चुका है। ठीक है, रिटायर हो गया है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमें ज़रूरत है ना, हमें लोगों की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की किसी भी रिटायर्ड जज को वापस बुला सकता है कुछ टाइम के लिए, है ना, कुछ समय के लिए, कुछ रिस्पेक्टिव काम के लिए वो क्या है, उन्हें बुला सकता है। तो वो जो कैटेगरी है वो क्या है, आपके रिटायर्ड जज की कैटेगरी में आएगा। कि आप रिटायर हो गए हो, ऐसा कई बार होता है, आप रिटायर हो जाए तो सरकार आपको वापस बुलाती है, आप देखो न्यूज़ में कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि आप रिटायर तो हो गए हो लेकिन हमें अगर आपकी ज़रूरत है तो आप कभी भी, आपको बुलाया जा सकता है तो आप आओगे। ठीक है, और ऐसा कब होगा, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई को प्रेसिडेंट की क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, रिटायर्ड जज को वापस बुला रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट की परमिशन यहाँ पे क्या है, ज़रूरी होगी। ठीक, ये 3 तरह की कैटेगरी है जो स्पेशल कंडीशन में जज का काम करते हैं। अब ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज है वो रिटायर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो रिटायर हो गया, तो क्या वो किसी और स्टेट के हाई कोर्ट में काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, या कैसे क्या? सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रिटायर हो गया तो उसके बाद भी वो काम करने योग्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? वो पीठ बना सकता है, उसकी टाइम तक ही माना जाएगा, फिर उसके बाद में काम हाँ, मैं कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन अदर देन सुप्रीम कोर्ट, या कोई स्टेट का है या कोई ट्रिब्यूनल है, क्या वो वहाँ पे किसी भी तरह की पोस्ट ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद किसी भी अन्य न्यायालय में पद ग्रहण जो है वो नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक ही पद ग्रहण कर सकता है, या तो अगर जज है तो वो क्या होगा, सीजेआई बन सकता है, लेकिन उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बन सकता। जज होते हैं वही तो सीजेआई बनते हैं, है ना। इसके अलावा जो है वो कोई भी हाई कोर्ट को सर्व नहीं कर सकता। यही, हाँ,
यही अगर हाई कोर्ट के जज हैं, वो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज से वो सीजेआई बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप रिटायर हो गए तो आप जो है या तो आप सीजेआई बनोगे, इसके अलावा आप जो है वो किसी भी अन्य, 65 वर्ष की उम्र के बाद भी सीजीआई बन सकते हैं। हाँ इसका कार्यकाल खत्म हो गया हाँ सुप्रीम कोर्ट के हाँ जज का, हाँ फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बन सकते हैं। हाँ, या देखो, या तो वो जिसे मान लो उसने रिज़ाइन कर दिया पहले, है ना, या मतलब उसका टेन्योर पूरा हो गया है, ठीक, तो 65 वर्ष का हो गया। हाँ कुछ तो मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा वो कहीं भी सर्व नहीं कर सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाँ वो बन सकता है, ठीक है, वो हाँ 65 हाँ वो वर्ष बन सकते, वो बन सकते, ठीक है, 65 वर्ष प्लस भी बन सकते हाँ सीजेआई। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो है वो कहीं भी काम वो है वो करने के योग्य वो नहीं रहते, वो नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कहीं हाई कोर्ट में जाके काम करेगा तो क्या रह जाएगा, डिग्निटी, है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, वो सब मेंटेन करने के लिए। सती